नमस्कार साथियों, हिंदी विषय से संबंधित अध्ययन अध्यापन का कार्य मेरा संक्षिप्त परिचय दे रहा हूँ। खैराराम बेनीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजस्थान सरकार कॉलेज शिक्षा विभाग का अध्ययन कार्यरत हूँ। और मैं हिंदी विषय यानी हिंदी व्याकरण से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से। आपको यदि अच्छा लगे तो आप उसको शेयर कीजिए और यदि कुछ कमियां हैं तो बेझिझक आप मुझे सुझाव दीजिए। अब मैं शुरुआती परिभाषाओं से शुरू करूंगा। सबसे पहले भाषा किसे कहते हैं? भाषा की परिभाषा संक्षेप में बता रहा हूं कि विचार विनिमय के लिखित एवं वाचिक माध्यम को भाषा कहते हैं। यानी आप और हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं या तो लिखकर या बोलकर। तो मुख्यतः भाषा के दो रूप हैं। वाचिक का मतलब है मौखिक और दूसरा है लिखित। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 12th परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछा गया कि भाषा के कितने रूप होते हैं। तो मुख्यतः भाषा के दो रूप है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। एक और तीसरा रूप है जिसे हम कहते हैं सांकेतिक भाषा, यानी जो इशारों से हम बातचीत करते हैं लेकिन उससे प्रभावी संप्रेषण नहीं होता। उस संप्रेषण में, कम्युनिकेशन में कुछ गैप आ जाता है और कुछ कमियां भी रह जाती हैं। इसलिए मोटे तौर पर भाषा के दो रूप हैं और परिभाषा भाषा की विचार विनिमय के लिखित एवं वाचिक माध्यम को भाषा कहते हैं। आगे मैं बात करूंगा लिपि की। लिपि किसे कहते हैं? आपको पता होगा ये अलग लिपि है, ये अलग लिपि है। लिपि किसे कहते हैं? भाषा का लिखित रूप लिपि कहलाता है। ये भी अलग लिपि का, ये भी अलग लिपि का। तो भाषा का लिखित रूप क्या कहलाता है? लिपि। अब प्रतियोगिता परीक्षाओं में यहां से प्रश्न आता है हिंदी भाषा की लिपि कौन सी? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी? आप सबको पता है कौन सी? देवनागरी। अब सन 2012-13 तक ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन समय के साथ साथ ये बदलाव होने शुरू हो गए और अब प्रश्न ये आ रहा है कि हिंदी के अलावा और कौन सी भाषाएं जिसकी लिपि भी देवनागरी। अब हिंदी की आदि जननी भाषा संस्कृत, मराठी, इन सभी की लिपि कौन सी? देवनागरी। एक प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न आता है हिंदी के अलावा ऐसी कौन सी भाषा है जो विदेशी भाषा है उसकी लिपि भी देवनागरी? तो इसका उत्तर हो जाएगा नेपाली। अब आप इन चार बड़ी भाषाओं को ध्यान में रखें जिनकी लिपि देवनागरी। अब मैं बात करता हूँ राजस्थानी की। तो राजस्थानी की लिपि भी देवनागरी ही कहलाएगी। हालांकि 2-3 वर्णों में बदलाव है और कुछ लोग इसे महाजनी लिपि भी कहते हैं क्योंकि महाजनों ने प्रयोग किया इसके कारण ये महाजनी कहलाता है, लेकिन है ये देवनागरी का ही अंग। इसके साथ अब मैं ये लैंग्वेज शब्द लिखा हुआ है, ये किस भाषा का है? ये है अंग्रेजी भाषा का। तो अंग्रेजी, स्पेनिश और जर्मन ऐसी और अनेक भाषाएं हैं। इन सब की लिपि कौन सी है? रोमन। अब मैं बात करूंगा पंजाबी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। अब बात करूंगा मैं उर्दू भाषा की कौन सी लिपि है? उर्दू किस लिपि में लिखी जाती है? फारसी। और साथ में गुजराती की गुजराती। तो प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है और कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में यहाँ से आसान सा एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। उसके बाद देखिए अब एक चर्चा करेंगे व्याकरण किसे कहते हैं। मान लीजिए आप सबकी मातृभाषा अंग्रेजी, आपको अब हिंदी सीखनी। आप हिंदी कैसे सीखोगे? आप हिंदी सीखने के लिए किसकी मदद लोगे? व्याकरण की। व्याकरण आपकी क्या मदद करेगा? एक बात है कि व्याकरण अपने नियम स्वयं नहीं बनाता। व्याकरण अपने नियम भाषा के प्रयोगकर्ता और उनके बोलने वालों के उच्चारण और उनके नियमों के आधार पर अपने नियम तय करता है। तो व्याकरण की जब परिभाषा हम पढ़ेंगे तो किसी भी भाषा का शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना और शुद्ध बोलना जिससे जाना जाए वह उस भाषा का क्या कहलाता है? व्याकरण। मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है और हिंदी
ठीक है, कुछ शब्द गलत बोलता है, लिखता है, वाक्य गलत बोलता है, तो हम क्या कहते हैं, इसको व्याकरण का ज्ञान नहीं है, इसलिए ये गलतियां कर रहा है, कि यानी ये ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहा है। तो व्याकरण हमारे लिए क्या सहायता करेगा, उस भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना, बोलना सीखना। तो इस आधार पर परिभाषा यह है कि किसी भी भाषा का शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना जिससे जाना जाए वह उस भाषा का व्याकरण है। संसार में लगभग 3000 भाषाएं हैं, उन सब के भाषाओं के व्याकरण की परिभाषा यही कहलाएगी। आगे हम चर्चा करेंगे व्याकरण के अंग। व्याकरण के अंग कितने हैं? व्याकरण के अंग हैं 3। पहले अंग का नाम है वर्ण या ध्वनि विचार। दूसरा अंग है व्याकरण का शब्द विचार, और तीसरा है वाक्य विचार। इन तीनों अंगों में पूरा व्याकरण हिंदी का समाहित हो जाता है। जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में कौन कौन से जो टॉपिक है वो किस किस अंग से रहते हैं, संक्षेप में बता रहा। वर्ण विचार से आपकी पहले तो वर्ण पढ़ोगे, और वर्ण पढ़ने के बाद हम इस टॉपिक से संधि पढ़ेंगे। यानी वर्ण या ध्वनि विचार में पहले वर्ण और फिर संधि करके। फिर जो शब्द विचार है, इस शब्द विचार से सबसे अधिक टॉपिक प्रतियोगी परीक्षाओं में रहते हैं। जैसे शब्द की परिभाषा के बाद शब्दों के विभाजन की बात करें प्रकार की, तो 4 दृष्टियां। पहली दृष्टि का नाम उत्पत्ति या स्रोत क्या था। इस आधार पर शब्दों के कितने भेद हो गए, यहाँ इधर साइड में बता रहा हूँ शब्द विचार में। सबसे पहले उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हम शब्दों के भेद देखेंगे तो 5 प्रकार है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, शंकर। दूसरा है शब्दों के भेद में रचना, संरचना या बनावट के आधार पर। रचना, संरचना, बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? 3। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, यौगिक। अब हम जब यौगिक शब्द पढ़ते हैं इसके अंदर, तो यौगिक के अंदर कौन कौन से आएंगे? संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। ये पूरे टॉपिक इसके अंदर आ गए। तीसरा हम पढ़ते हैं प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के? 2। विकारी, अविकारी। अब विकारी की बात करें तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, क्रिया, ये तो विकारी कहलाते हैं। और अविकारी के अंतर्गत बात करें तो 5 है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय, और लास्ट में निपात। अब विकारी के साथ साथ में विकारक। विकारक यानी बदलाव लाने वाले, विकारी यानी परिवर्तनशील। विकारक में कौन कौन से आएंगे? लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, पक्ष और वृत्ति। और लास्ट जो चतुर्थ है प्रकार अर्थ के आधार पर, यानी अर्थ की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से शब्दों को 9 भागों में बांटा गया। नंबर 1 एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, युगम शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, समरूप भिन्नार्थक शब्द, समूहवाची शब्द और ध्वन्यार्थक शब्द। ये शब्द विचारना आपके इतने जो प्रतियोगी परीक्षा के टॉपिक है वो कवर हो। और अंतिम जो है व्याकरण का तीसरा अंग, उसका नाम है वाक्य विचार। अब वाक्य विचार के अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाक्य की परिभाषा, फिर वाक्य के प्रकार। और वाक्य के प्रकार की 3 दृष्टियां हैं, क्रिया की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से और एक है संरचना की दृष्टि से। इन तीनों दृष्टियों से वाक्यों के अलग अलग भेद पढ़ेंगे, फिर वाक्य शुद्धि पढ़ेंगे, साथ में वाक्य का विश्लेषण, वाक्य के अंग पढ़ेंगे और फिर मुहावरे, लोकोक्ति वगैरह ये तो ये मुख्यतः व्याकरण के अंतर्गत 3 अंगों में पूरा प्रतियोगी परीक्षाओं में जो जो सिलेबस रहता है वो कवर होता है। एक लास्ट परिभाषा, भाषा और बोली में अंतर। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में हल्का प्रश्न आ जाता है। ये जो हम आज चर्चा कर रहे हैं ये सामान्य हिंदी की चर्चा, शुरुआती चर्चा। व्याकरण, भाषा किसे कहते हैं, लिपि क्या है, बोली क्या है। तो भाषा और बोली में क्या अंतर है? भाषा और बोली की 4 अंतर है, 5 अंतर, इनको समझिए। पहला अंतर है क्षेत्रफल का। ऐसे समझ लीजिए भाषा एक हिंदी है, भाषा के संदर्भ में हमें हिंदी को याद रखना है, बोली के संदर्भ में हम राजस्थानी को याद रखें। अब इसकी तुलना करते हैं तो देश के बड़े भूभाग यानी विस्तृत क्षेत्रफल पर बोली जाने वाली क्या कहलाती है? बोली।
और वही देश के छोटे भूभाग एक सीमित कोने में बोली जाएगी, वो कहलाएगी बोली। जैसे हिंदी हमारे देश की भाषा है, वो भी कितने राज्यों की राजभाषा है, 9 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, इन सब की राजभाषा हिंदी है। तो ये पूरा क्षेत्र है, बड़ा क्षेत्र है, बड़ा भूभाग है। जबकि राजस्थानी एक राजस्थान राज्य के सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। तो पहला अंतर आपके क्षेत्रफल। दूसरा अंतर है व्याकरण। भाषा का निश्चित व्याकरण होता है, यानी फिक्स व्याकरण, नियम, ग्रामर बना हुआ है, लेकिन बोली का कोई निश्चित व्याकरण नहीं होता। तीसरा है शब्द भंडार। भाषा का शब्द भंडार विस्तृत और बड़ा होता है। जैसे हिंदी के शब्द भंडार की बात करते हैं तो लाखों शब्द, लेकिन मैं बात करता हूँ राजस्थानी के शब्द भंडार की, तो लिमिटेड शब्द है, यानी भाषा का शब्द भंडार बड़ा, जबकि बोली का शब्द भंडार छोटा। राजस्थानी का एकमात्र शब्दकोश तैयार किया गया सीताराम जी लाल स्वाड़वी के गुरु जी थे, उनके द्वारा, उनको पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला। चौथा है साहित्य। भाषा में समृद्ध मात्रा में साहित्य लिखा जाता है, जबकि बोली के संदर्भ में साहित्य है जो सीमित मात्रा में कम लिखा जाता है। अब बात करें इस एक बिंदु में, राजस्थानी थोड़ी मजबूत है। राजस्थानी भाषा में साहित्य काफी अधिक लिखा गया है। और हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करें तो 4 भागों में बांटा गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो आदिकाल किस पर टिका हुआ है? राजस्थानी भाषा की साहित्य। और ऐसा कहा भी जाता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल में से राजस्थानी का साहित्य निकाल ले तो हिंदी साहित्य के इतिहास लड़खड़ा कर गिर पड़े। और 5वां और अंतिम बिंदु है कौन सा? प्रयोगकर्ता की संख्या। प्रयोगकर्ता की संख्या। अब भाषा को बोलने वालों की संख्या अधिक होती है। जैसे मैं बात करता हूँ, भारत देश की कितनी प्रतिशत जनता है जो हिंदी बोलते पढ़ती समझती? तो कितने प्रतिशत है? 43%। 43% जनता हिंदी बोलती पढ़ती लिखती समझती। इसका मतलब 50% से थोड़ा सा ही कम रहा है। और अब बोली के संदर्भ में बात करूं तो प्रयोगकर्ताओं की संख्या सीमित होती है, कम होती है। भाषा में प्रयोगकर्ता अधिक, बोलने वाले अधिक लोग होते हैं, जबकि बोली में कम। ये 5 प्रमुख अंतर है। तो इस प्रकार से हमने 5 चीजें पढ़ी। सबसे पहले भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप, लिपि किसे कहते हैं, लिपि के ये, और उसके बाद व्याकरण की परिभाषा, व्याकरण के अंग, और व्याकरण के अंग के साथ साथ हमने ये चर्चा की थी कि किस किस अंग से कौन कौन सा टॉपिक है, जो प्रकरण है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के कोर्स में रहता है। अंत में